जी। अब हम जो भी बात करेंगे वो इंशाल्लाह इसमें रिकॉर्ड हो रही होगी। तो क्विज़ेस में मेरी पॉलिसी ये है कि विद इन अ वीक आप अपना क्विज जो है वो देख सकें कि आपने कैसा काम किया है। तो वो हम ये आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। अगर कोई क्विज सॉरी अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा था उसके बारे में। चले, एक बात और, ये लैब की जो अटेंडेंस है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका प्लीज ख्याल रखिएगा कि लेक्चर्स की अटेंडेंस की अलग वेटेड यानी स्क्रूटनी है और लैब्स की अटेंडेंस की अलग है। तो काइंडली ये मत समझें मैं आप लोगों की अटेंडेंस देख रही हूँ लैब में, हरगिज ये नहीं समझें कि ये जो है ये आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरे, आपकी लैब्स की जो पीएलओज हैं उनके लिहाज से मोस्ट प्रॉब्ली जब इंशाल्लाह ये लॉकडाउन का जो हमारे स्कूल कॉलेजेस का हुआ है इसका ये ख़त्म होगा, तो हमें फेस टू फेस मोड में भी लैब्स करनी होंगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपनी लैब्स जो हैं उनको अटेंड करें और उनकी जो डेमोज आपको मिलती हैं उनको सीरियसली लें, ताकि आपको वहाँ पे मसला ना हो, राइट। तो ये दो एक बात कहने वाली थी कि आपके लैब का भी जो सेशन होता है दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। सीआर यहाँ पे मौजूद है? यस मैम। अच्छा, सीआर काइंडली ख्याल रखिएगा, सर behzad ने कोई पैरेलल मीटिंग तो नहीं शुरू की? ओके मैम, मैं देख के बताता हूँ आपको। अच्छा, हाँ वो देख के बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे उन्होंने कहा था कि वो आज उनका पर्सनल काम है तो वो नहीं ले सकते, इसलिए मैं ये क्लास ले रही हूँ। अगर उन्होंने कोई पैरेलल मीटिंग शुरू की बाय 9 o'clock, पिछली मीटिंग भी मेरा ख्याल में उसने 9 बजे की प्लान की हुई थी, अगर उसने 9 बजे को मीटिंग प्लान की और आपको मैसेज आता है तो प्लीज मुझे बताइए, हम उसी वक्त ये मीटिंग खत्म कर देंगे। ओके मैम। ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों से स्क्रीन शेयर की है, वो आपको नजर आ रही है? यस मैम। ठीक है, लेट्स गो ऑन टू दैट। तो कल हम 4 वेरिएबल के गेम मैप तक हमने काम किया था और हमने 4 वेरिएबल्स जो हैं उनकी सिंप्लीफिकेशन की, और माशाल्लाह जो लोग क्लास में मतलब मेरे साथ थे और दे वर पेइंग अटेंशन, तो अच्छा काम हो गया, हम लोगों को समझ आ गई है कि 4 वेरिएबल के मैप में हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स किस तरह डिफाइन करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ सम्स की इट्स इक्वली सिंपल, आपको अगर याद हो excuse me, उसमें हम सिर्फ ये काम करते हैं कि हम प्रोडक्ट ऑफ सम्स में we don't consider all the ones but we consider the zeros, right? जैसे कि ये हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो हमारे पास अगर हमने जो मैपिंग की हुई है उसको हम इस तरह से कर लें कि भाई ये एक चीज है, और फिर हम इन दो को ग्रुप कर लें, तो मेरे हाल में हमारे सारे जीरोस जो हैं वो कवर हो जाएंगे। तो ये उसमें हमने सिर्फ ये चीजें कंसिडर करनी है, देखते हैं अभी आगे चल के। अच्छा, उसके बाद है टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी इसलिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रही है कि इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ताकि जब कभी आप इसका लिटरेचर पढ़ें तो आप फेमिलियर हों कि क्या बात हो रही है। अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात नहीं करेंगे, और टर्मिनोलॉजी हमेशा इसलिए टेक्निकल लिटरेचर में बताई जाती है ताकि आप अगर किसी दूसरी बुक से पढ़ रहे हैं या कोई रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं तो यू आर फेमिलियर कि क्या बात है, किस चीज के बारे में बात हो रही है। बाकी जब तक आपके काम का ताल्लुक है या एग्जाम में मेरे दिए गए क्वेश्चन पेपर्स का ताल्लुक है, तो मेरी कोशिश होती है कि वो बहुत ज्यादा टेक्निकली वर्डेड ना हो, बल्कि वो इतना इतना सिंपल वर्ड्स में हो जितना कि पॉसिबल है, ठीक है। और वहां पे अगर कुछ पूछने की भी जरूरत हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। कहने का मकसद ये है कि ये टर्मिनोलॉजी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको बस समझिए। पहली बात यह है कि फॉर अ गिवन टर्म, आपके पास देखिए गिवन टर्म, जब हम सम ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, तो हर प्रोडक्ट टर्म एक टर्म है। ईच अपीयरेंस ऑफ अ वेरिएबल इन ट्रू और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म इज कॉल्ड अ लिटरल। जैसे आप सम ऑफ प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, अगर आपके पास एक टर्म है एक्स वाई जी प्राइम, तो ये एक टर्म है जो बॉक्स के अंदर मैं बना रही हूँ, और इसमें हर वेरिएबल अगर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है जैसे एक्स और वाई है, या कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में मौजूद है जैसे ये जी प्राइम है, तो हर एक इंडिविजुअल एक्स भी एक लिटरल है, वाई भी एक लिटरल है, और जी प्राइम भी एक लिटरल है। इसी तरह ए बी सी प्राइम डी एक टर्म है जिसमें ए बी सी प्राइम डी चार लिटरल्स मौजूद। Any one or group of ones that can be combined on a K map represent an implicant of a function, ठीक है।
वन को अकेला भी आप जैसे आप के मैप को ग्रुप करते हैं, लेट्स से हमारे पास इस किस्म का के मैप आता है, ऐसे एक रैंडम बना रही हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन कि ये क्या बात हो रही है। इसमें अगर इस तरह का एक वन हो और 2 वन इस तरह के हो और बाकी सारे 0 हो, तो ये अकेला वन भी एक ग्रुप बनाता है, राइट। अब सब पहले भी बात हो चुकी थी कि ग्रुप्स के मिनिमम एलिमेंट्स 1 होते हैं या 2 होते हैं या 4 होते हैं या 8 होते हैं, पावर्स ऑफ 2, 2 रेज़ टू पावर 0 और 2 रेज़ टू पावर 1 और 2 रेज़ टू पावर 2। तो आप ये जो है उसको उन तमाम को हम कहते हैं ये क्या है, ये इम्प्लीकेंट है, इम्प्लाई करते हैं फंक्शन को, उसकी इम्प्लीकेशन में इस्तेमाल होते हैं। An implicant is a prime implicant if it cannot be combined with another implicant to remove a variable। ठीक है, अगर आप अपने excuse me, implicant जो है उसको किसी और implicant के साथ मजीद combine नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं ये क्या है हमारे पास, ये एक prime implicant है। A collection of implicants that can account of all valuations for which a given function is one is called a cover of that function। यानी सिंपल सी बात है कि आप जितने भी इम्प्लीकेंट हैं यानी जितने भी वंस के सेट्स हैं वो सारे अगर डिफाइन कर लें, और वो डिफाइन करने जैसे हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, आपने एक प्रोडक्ट टर्म डिफाइन की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, तो वो हर प्रोडक्ट टर्म जो है वो एक सेट ऑफ वंस को रिप्रेजेंट करती है। तो वो सेट ऑफ वन जो है वो क्या, हमें उसको क्या कहते हैं, जब वो सारे मिलके पूरे के पूरे वंस को कवर कर लेते हैं तो हम कहते हैं ये इम्प्लीकेंट्स जो है ये मिलके दे आर अ कवर ऑफ द फंक्शन। Cost is the number of gates plus the total number of inputs to all gates in the circuit। ठीक है, आपने हर सर्किट के एंड में असल काम ही होता है कि हम सर्किट की कॉस्ट फाइंड करते हैं, सर्किट की कॉस्ट क्या है। तो सर्किट की कॉस्ट क्या है कि इसमें कितने नंबर ऑफ गेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, और फिर ये कि हम कितनी नंबर ऑफ इनपुट्स टू ऑल गेट्स इन द सर्किट जो है वो दे रहे हैं। क्योंकि देखिए जब प्रैक्टिकली आप एक 4 इनपुट का और गेट इस्तेमाल करते हैं ना, तो 4 इनपुट का और गेट जो होता है वो आमतौर पे 3 2 इनपुट के और गेट से मिलके बनता है। तो ये हम आगे जाके देखेंगे, ये कुछ ज्यादा वो नहीं है। हाँ, अब देखें इसमें अगर आप ये देखते हैं आपके पास जो हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, ये एक आपके पास के मैप आ गया। इस के मैप में अगर मैं ग्रुप बनाऊं तो एक तो ये ग्रुप बनता है जो कि बना सकते हैं, ठीक है, एडजेसेंट वंस का बड़े से बड़ा। उसके बाद ये बनता है, इससे बड़ा ये बनता नहीं, क्योंकि अगर मैं ऊपर वाला 1 में लाऊं तो 3 हो जाएंगे और क्रॉस कंट्री में मिला नहीं सकती। और तीसरा जो है वो ये है, ठीक है। और देखिए ये भी है, ये भी वंस का ग्रुप है जो कि आप बना सकते हैं, ये एडजेसेंट है, ये रूल के तहत इनका ग्रुप बन सकता है। तो ये सारे जो है ना, ये 1 2 3 और 4, ये 4 इसके प्राइम इम्प्लीकेंट हैं, ठीक है। इनमें से अगर मैं इनको डिफाइन करूं तो ये मेरे पास एक प्राइम इम्प्लीकेंट ये बड़ा वाला बॉक्स है जिसको मैं कहूंगी कि ये क्या है, दिस इज इक्वल टू ए प्राइम सी प्राइम, राइट। फिर ये जो मेरे पास आता है इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये है जनाब मेरे पास क्या है ये, दिस इज क्या होगा, हम्म, कौन से वाला मैम? ये वाला जिसको मैंने एरो लगाया है, जिसको एरो लगाया वन ए प्राइम बी डी, ये होगा ए प्राइम बी एब्सोल्युटली, जी बिल्कुल ए प्राइम बी, और ये हमारे पास डी, सो दिस इज ए प्राइम बी डी। अच्छा जी, उसके बाद ये है, ये क्या होगा जी, ए बी प्राइम और डी, सो दिस इज ए बी प्राइम डी। और फिर ये जो मैंने ये डिफाइन किए हैं, ये जो ये हैं और ये हैं, ये क्या होंगे, ये होंगे जनाब वाला मेरे पास इसमें बी जीरो है, बी प्राइम सी प्राइम और डी, सी प्राइम डी, तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी। तो ये चारों जो है ना ये मिलके इसके प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं। प्राइम इम्प्लीकेंट का मतलब ये है कि ये इसमें एडजेसेंट वंस की ग्रुपिंग्स हैं जो कि पॉसिबल हैं। अब प्राइम इम्प्लीकेंट्स जो है ना वो जरूरी नहीं है कि आपकी जो मिनिमाइज करें तो उसमें हर प्राइम इम्प्लीकेंट शामिल हो, क्योंकि जो चौथा हमने डिफाइन किया है ना बी प्राइम सी प्राइम डी,
इसकी कोई जरूरत नहीं है हमारी टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करने में, क्योंकि वो जो 2 वन हमने इसमें इंक्लूड किए हुए वो ऑलरेडी 2 ग्रुप्स का हिस्सा है। तो ये वाली जो टर्म है ना, ये दिस वन, दिस नीड नॉट बी अ पार्ट ऑफ माय फाइनल सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि ये वन भी ऑलरेडी कवर्ड था और ये वन भी ऑलरेडी कवर्ड था, तो कवर तो हो गया था और प्राइम इम्प्लीकेंट्स भी मैंने डिफाइन कर दिए। लेकिन इस प्राइम इम्प्लीकेंट की पी प्राइम सी प्राइम डी जो है, मेरी जो फाइनल मिनिमाइज टर्म होगी उसमें कोई जरूरत नहीं है। तो पता ये चला कि जो आपकी फाइनल मिनिमम सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म आप डिफाइन करते हो वो प्राइम इम्प्लीकेंट से मिलकर बनती है, मगर जरूरी नहीं है कि उसमें सारे के सारे प्राइम इम्प्लीकेंट्स शामिल हों। बात समझ आ गई सर? नो मैम। यस मैम। ठीक है, हम इसके बारे में दोबारा बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ, मैं इसमें से सब इरेज कर देती हूँ, मैं आपको कहूँ कि जनाब इसको जो है वो डिफाइन करो, ग्रुप्स बनाओ, तो क्या क्या ग्रुप्स बनाओगे? और ग्रुप्स बनाने हैं जितने पॉसिबल ग्रुप्स बड़े से बड़े बन सकते हैं। बड़े से मतलब ये है कि ये नहीं है कि हमने ग्रुपिंग करते हुए कहना है कि जी ये एक ग्रुप है और ये जो है ये दूसरा ग्रुप है और ये जो है ये तीसरा ग्रुप है और ये जो है ये चौथा ग्रुप। नहीं 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 नहीं, नॉट लाइक दैट। एडजेसेंट वंस के ऑप्टिमाइज्ड या बड़े से बड़े कितने ग्रुप्स बन सकते हैं, हर ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं ये क्या है, ये प्राइम इम्प्लीकेंट है। ठीक है, तो ये जो हमने ग्रुप बनाया ना, ये 3 तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गए होंगे, ये भी समझ आ गया होगा, ये भी समझ आ गया होगा, ये भी समझ आ गया होगा। लेकिन ये यस मैम। भी ग्रुप है बड़ा जो हम बना सकते हैं, राइट? ये समझाने का मकसद है, ये मौजूद है इसमें, ये एक एडजेसेंट वंस हैं 2 जो कि हमने और ग्रुप्स में तो बनाए हैं, लेकिन इनको एक दूसरे के साथ एडजस्टेंट करके शो नहीं किया। ये हमने ये बताना है कि ये भी एक दूसरे के साथ एडजस्टेंट है, उसको हम कहते हैं ये क्या है, ये प्राइम इम्प्लीकेंट है। ठीक है, तो प्राइम इम्प्लीकेंट जरूरी नहीं होता है कि जब आप सिंप्लीफिकेशन करें तो उसमें सारे प्राइम इम्प्लीकेंट्स हो, लेकिन आपकी सिंप्लीफिकेशन प्राइम इम्प्लीकेंट से ही बनती है। तो आप जितने प्राइम इम्प्लीकेंट्स बनाते हैं उनको देखकर आप डिसाइड करते हैं इनमें से कितने प्राइम इम्प्लीकेंट हैं जो कि मुझे फाइनल सिंप्लीफाइड टर्म के लिए उनकी जरूरत है। ठीक है, अगेन टर्मिनोलॉजी डिफाइन करनी जरूरी थी, आपको आता है ये काम करना। मकसद इसका सिर्फ ये है कि आपने जिस वक्त डिफाइन करना है स्टैंडर्ड सिंप्लीफाइड के मैप, तो कोई सम ऑफ प्रोडक्ट्स में वन जो है वो अनकवर्ड ना रह जाए। वंस को कवर, तमाम वंस को कवर करना है, ये लाजमी है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपके पास 2 तरह के प्राइम इम्प्लीकेंट्स होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स वो हैं जिनके बगैर आपके सारे वंस जो हैं वो कवर ना होते हों, और नॉन एसेंशियल आपके पास वो हैं जो कि मौजूद तो हैं और आप डिफाइन करते हुए उनको, जैसे यहाँ पर देखिए जो इसने डॉटेड लाइन से बनाए हैं ना, एक ये और एक ये भी प्राइम इम्प्लीकेंट है, क्योंकि ये 2 वंस जो हैं ये आपस में एडजेसेंट हैं। ठीक है, और इनको हम कह सकते हैं, अच्छा देखो एक बात और, ये प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं बनता, ये ना बनाना, क्योंकि ये एक वन एडजेसेंट है लेकिन वो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। दिस इज नॉट अ प्राइम इम्प्लीकेंट दैट यू नीड टू डिफाइन। और अगर आप इसको प्राइम इम्प्लीकेंट्स में शामिल करना चाह रहे हैं, आप इसको प्राइम इम्प्लीकेंट में लाना चाहते हैं, तो आप बेशक ले आए, लेकिन अगेन ये वो प्राइम इम्प्लीकेंट है जिसकी आपको जरूरत नहीं है फंक्शन को डिफाइन करने की। तो बेसिकली मैं आपको मशवरा ये दूंगी, इन चक्करों में मत पड़े। मैं आपको ये प्राइम इम्प्लीकेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछने लगी। मेरी रिक्वायरमेंट आपसे सिर्फ इतनी है कि आप जिस वक्त सम स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट्स डिफाइन कर रहे होते हो, तो कोई वन जो है वो अनकवर्ड ना रह जाए। और अगर आप ग्रुपिंग करेंगे और वो ग्रुपिंग करते हुए आप ये चीज भी अपने ग्रुप्स में शामिल कर लेंगे, ये वाली भी और ये वाली भी आप अपने ग्रुप्स में शामिल कर लेंगे, तो ये बेकार है, क्योंकि ये वन भी ऑलरेडी एक ग्रुप का हिस्सा है, ये वाला कोई जरूरत नहीं इसको दूसरे ग्रुप में हिस्सा बनाने की। ये आप एक वन को एक से ज्यादा ग्रुप्स का हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन देखें उसकी जरूरत भी है कि नहीं। अगर तो जरूरत है तो जरूर कर लें,
अगर नहीं जरूरत है तो मत करें। तो एसेंशियल आपके पास वो प्राइम इम्प्लीकेंट्स होते हैं जिनको कि मुझे मिनिमाइज सोल्यूशन के लिए जरूरत है, वो लाजमी है तमाम वंस को कवर करने के लिए, ठीक है। नॉन एसेंशियल वो हैं जो कि हम फालतू किस्म के बनाते चले जाते हैं, और वो आप नॉन एसेंशियल को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैम अगर कोई अकेला वन हो, उसके आसपास कोई बंदा हो एडजेसेंट साइड्स पे, तो आते हैं उसका ग्रुप बनाएं, जरूर बना लें। ठहरे में हम एक एग्जांपल बनाते हैं। हम समझो कि समझो ये 0 था, ठीक है, लेट्स से ये 0 था और ये 1 था, तो आप इसका ग्रुप बनाएंगे और वो ग्रुप बना के आप देखें क्या होगा। ये होगा ए प्राइम बी प्राइम सी डी प्राइम, डेफिनेटली, ठीक है। तो जहां ऐसी सिचुएशन आ जाए हम उसको लेके चलेंगे, और ये हमारा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा। ये हमें चाहिए होगा अपनी वंस को कवर करने के लिए, वंस तो हमने लाजमी कवर करने सॉरी। तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बस ये है कि जहाँ एक सिंगल एलिमेंट का ग्रुप होगा वहां कोई वेरिएबल एलिमिनेट नहीं होगा, जहाँ 2 का ग्रुप होगा वहां आप एक वेरिएबल एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाएंगे, जहाँ 4 का ग्रुप होगा वहां 2 वेरिएबल एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाएंगे, जहाँ 8 का ग्रुप होगा वहां आप 3 वेरिएबल एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाएंगे। ये आप कर सकते हैं, बनाए जरूर। अगर इसी से आपको जो जितने भी वंस हैं वो कवर करने के लिए जरूरी है, ये अकेला जो 1 है उसका सेल एक ब्लॉक को डिफाइन करे तो करे, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास प्राइम इम्प्लीकेंट की एग्जांपल्स उसने दी हुई है। वो कहता है कि इसमें एसेंशियल प्राइम्स क्या हैं और नॉन एसेंशियल प्राइम्स क्या हैं। तो ये आपके पास एसेंशियल प्राइम्स हैं और नॉन एसेंशियल प्राइम्स हैं। देखें, अब ये तो एसेंशियल प्राइम्स इस लिहाज से हो गए, ये हमने फंडामेंटल 2 डिफाइन कर दिए। अब अगले जो हम डिफाइन कर रहे हैं ना नॉन एसेंशियल, वो इसलिए नॉन एसेंशियल है कि उनमें से कोई ना कोई एलिमेंट किसी और ग्रुप का भी मेंबर था, जैसे ये मुझे डिफाइन करना पड़ा, ठीक है। तो ये 1 जो मैंने इसमें से नीचे बॉटम वाला 1 लिया वो ऑलरेडी एक ग्रुप का मेंबर था, इसी तरह ये डिफाइन करना पड़ा। तो ये मेरे पास जो है ये, अच्छा एक बात और, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल प्राइम्स जो है ना वो आपके पास यूनिक नहीं होते। लेट्स से मैं एक चीज आपको बताऊं, ये अगर मैं डिफाइन कर रही हूँ तो मैं यूं भी डिफाइन कर सकती थी, ये ऑलराइट, और फिर मैंने यूं भी डिफाइन कर दिया। तो इस तरह डिफाइन करके मैंने सारे के सारे वंस कवर कर लिए, लेकिन ये 2 वंस का एक ग्रुप है जो कि बन सकता है, तो मुझे ये भी डिफाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये 4 इसके प्राइम्स हैं हमारे पास, प्राइम इम्प्लीकेंट्स 1 2 3 4। इसमें से वो जो कि किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है वो तो एसेंशियल हो गया, एक तो ये, ठीक है, एक ये। तो जो नीचे हमने बनाया है उसको वो कहता है ये तुम्हारे पास है ए प्राइम सी, ये जो यहाँ पे डिफाइन हो गया ये बड़ा वाला ब्लॉक, और ये जो दूसरा हमने डिफाइन किया है वो है ए सी प्राइम डी, ए प्राइम सी और ए सी प्राइम डी। और ये जो बाकी 2 बनाए हैं इनमें से एक हमें लाजमी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला 1 ये वाला 1 इनमें से किसी में कवर नहीं हुआ। अब आपकी मर्जी, जैसे आप अभी बात कर रहे थे, ठहरे मैं ये रेज करके बना, मैं कहती हूँ कि भाई मैं इस ग्रुप को सेपरेटली डिफाइन करना चाहती हूँ। ये लो, कवर तो सारे 1 हो गए ना, ऐसे भी सारे 1s कवर हो गए। तो ये आपके पास क्या आया, ये आया ए प्राइम बी सी प्राइम डी, दिस थिंग इज इक्वल, मैं ऐसे भी डिफाइन ये ना करूँ ये टर्म, ए प्राइम बी सी प्राइम डी, लेकिन ये कितनी इनपुट्स का है, ये है 4 इनपुट्स का। और अगर मैं इसमें से किसी और ग्रुप का हिस्सा बना के एक छोटा ग्रुप बना लूं तो मेरे पास 3 इनपुट वाला टर्म आ जाएगी। यानी मैं इसको अगर इसके साथ कनेक्ट कर लूं, इसके साथ कनेक्ट कर लूं तो ये हो जाएगा जी बी सी प्राइम डी, दिस विल सी प्राइम डी। तो बी सी प्राइम डी का मुझे फायदा क्या होगा कि 4 इनपुट्स की जगह 3 इनपुट्स की मुझे टर्म जो है वो मिल जाएगी। और अभी हम बात कर रहे थे कि जो कॉस्ट हम डिफाइन करते हैं
उसमें ना सिर्फ ये कि आपने नंबर ऑफ गेट्स काउंट करने होते हैं, बल्कि आपने ये भी देखना होता है कि टोटल आपने इनपुट्स कितनी दी। तो अगर मैं इसको डी सी प्राइम डी के साथ लिखूं तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे समझाने का मकसद है कि आप बड़े से बड़ा ग्रुप जो है वो प्राइम इम्प्लीकेंट्स में सारे के सारे प्राइम इम्प्लीकेंट डिफाइन करते हैं, और फिर उनमें से आप वो प्राइम इम्प्लीकेंट ले लेते हैं। एसेंशियल तो खैर लेनी पड़ते हैं, नॉन एसेंशियल की भी बात का जरूरत पड़ जाती है, आप वो लेते हैं और आप वो लेकर अपनी कॉस्ट जो है उसको मिनिमाइज करते हैं। नंबर ऑफ गेट्स भी कम से कम हो और साथ के साथ मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स मैंने गेट्स को दी हैं वो भी कम हो। ठीक है, हाँ जी। आइडेंटिफाई ऑल द प्राइम इम्प्लीकेंट्स, तो एक तो मुझे ये नजर आ गया। ठीक है, एक इसका प्राइम इम्प्लीकेंट है ये, एक इसका प्राइम इम्प्लीकेंट है ये। ठीक है, और एक प्राइम इम्प्लीकेंट है ये। ठीक है जी, और मुझे एक और भी नजर, ये भी प्राइम इम्प्लीकेंट है ये, लेकिन ये दोनों ही ऑलरेडी शेयर थे, ये नहीं है, इसको ज्यादा ही हो जाए जी। ठीक है, ये चार प्राइम इम्प्लीकेंट मेरे पास आ रहे हैं। देखिए इसके अलावा अगर कोई और आपको नजर, तो ये चार प्राइम इम्प्लीकेंट हैं, और इनमें से कोई प्राइम इम्प्लीकेंट भी ऐसा नहीं है जिसको मैं ये कहूं कि ये मेरे पास नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है, क्योंकि उसको मैं डिस्कार्ड नहीं कर सकती। हर एक ग्रुप ऐसा है जिसमें एक वन यूनिकली इंक्लूडेड है, मतलब वो वन किसी और ग्रुप का मेंबर नहीं। जैसे ये जो सबसे बड़ा ग्रुप बनाया, इसमें ये तीन वन किसी और ग्रुप के मेंबर नहीं थे, ये वन किसी और ग्रुप का मेंबर नहीं है, ये वन किसी और ग्रुप का मेंबर नहीं है, ये वन किसी और ग्रुप का मेंबर नहीं। तो मेरे पास सारे के सारे जो है वो एसेंशियल है। अच्छा, अब जरा मुझे टर्म बताएं, क्या आएगी, फंक्शन बताइए। ये जो बीच में बड़ा ब्लॉक है ये क्या है? P और बीडी, D प्राइम, बीडी P और और D। बीडी प्लस, ये बताइए ये वाला, ये दो का ग्रुप ये क्या है? कौन से दो का ग्रुप? ये जो ऊपर टॉप पे हॉरिजॉन्टल है, ये है जी ए सी प्राइम सी प्राइम टी। ठीक हो गया। फिर ये वाला ग्रुप जो ये बॉटम लेफ्ट पे दो वंस मैंने इकट्ठे किए हुए हैं, ये क्या होगा? ये है जी ए C प्राइम, D ए प्राइम प्राइम सी डी और A प्राइम। ए प्राइम सी डी प्राइम, शाबाश। और फिर ये जो नीचे एंड के दो कॉर्नर्स के इकट्ठे किए हुए हैं बॉटम पे, ये क्या होंगे? B मैम ये डी प्राइम, प्राइम नहीं C और D प्राइम। जी, ये होंगे मेरे पास बी प्राइम सी डी प्राइम। तो ये सारे के सारे जो है ना ये एसेंशियल मेरे पास इम्प्लीकेंट्स थे। तो ये टर्मिनोलॉजी है, आप इस का फायदा उठाना चाहते हैं उठा लें, आपको पता होना चाहिए इस चीज का। लास्ट काम हमारा मिनिमाइजिंग द प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशंस। Product of sum minimizes using K-maps proceeds exactly as does sum of product form, except that grouping of zeros in the K-map are used to form product of sum terms. K-map can be constructed directly from pi m expression for a function. Place zeros in the K-map for every max term in the pi m expression. तो वो जैसे हमने पहले सीखा हुआ था, उसी तरह सेल्स की नंबरिंग है। पाई एम का मतलब होता है कि प्रोडक्ट हो रही है, पाई आपको मैंने बताया था, सिग्मा का मतलब सम हो रहा है, और पाई का मतलब है कि प्रोडक्ट हो रही है। स्मॉल एम का मतलब मिन टर्म्स की बात हो रही है, कैपिटल एम का मतलब कि मैक्स टर्म्स की बात हो रही है। तो ये मैक्स टर्म्स में ये हमारे पास क्या है, 3 5 6 7 3 वेरिएबल में। सो दिस वाज सेल नंबर 0, दिस वाज 1, दिस वाज 2, दिस वाज 3, और ये देखें ये आपके पास यहाँ पर 0 1 और ये 1 1 वही अगेन, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, उसने आपको बता दिया कि 3 5 6 7। तो क्योंकि मैक्स टर्म्स की बात कर रहा है तो हमने हर मैक्स टर्म में 0 प्लेस करना है। आपने 0 प्लेस कर दिया, और 0 प्लेस करने के बाद आपने उसके लिहाज से ग्रुपिंग कर ली। बिल्कुल वही प्रोसीजर है जो कि हम पीछे फॉलो करते रहे हैं।
सिर्फ ग्रुपिंग में आपको याद हो, हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि जब हमारे पास जीरोस की बात होती है तो 1 की मौजूदगी जीरो प्राइम को जाहिर करती है, और जीरो की मौजूदगी जो है वो अनप्राइम्ड नंबर को जाहिर करती है। एसओवी में हमारे पास 1 जो है वो अनप्राइम नंबर था और जीरो जो है वो प्राइम नंबर था। सम ऑफ प्रोडक्ट में उसके रिवर्स बात होती है। तो ये पहला जो हमने इसमें जो ग्रुपिंग हुई है, ग्रुपिंग उसने करके दी हुई है। ये जो ग्रुप है ये वाला, ये क्या होगा भाई? ए प्राइम बी प्राइम। हाँ जी, क्योंकि इसमें ए प्राइम भी 1 है और बी भी 1 है। जी बिल्कुल, दोनों के दोनों 1 है, और क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ सम्स की, लिहाजा 1 का मतलब है प्राइम नंबर। तो ये ए भी प्राइम्ड है और बी भी, तो ये ए प्राइम प्लस बी प्राइम। इसी तरह ये जो है हमारे पास, इसमें आप देख लें, आपके ए पास प्राइम बी, प्लस सी प्राइम। जी ये आता है, बी जो है वो आपके पास 1 है और सी भी 1 है, तो बी प्राइम प्लस सी प्राइम। इसी तरह तीसरा जो है वो ए प्राइम प्लस सी। तो बिल्कुल वही तरीका है, सिर्फ आपने ये ख्याल रखना है कि जब आप पीओएस की बात करते हैं उस वक्त आपने जीरो को जीरोस के जरिए इसको ट्रूथ टेबल को फॉर्म करना है, और अगर आपके पास उस वक्त जो वेरिएबल है उसका जो इनपुट है उसका ट्रूथ 1 है तो वो प्राइम्ड होगा, और अगर उसका ट्रूथ जो है वो 0 है तो वो अनप्राइम्ड होगा। इसी तरह ये एक और उसने डिफाइन की है 0 1 4 8 10 to 12 14 15, तो ये 0 पे हो गया, दिस वाज 0 1 2 3, ये 4 5 6 7, ये 8 और उसके बाद 9 और फिर ये 10 और फिर ये 11 और ये 12 एंड दिस इज 13 और ये हमारे पास 14 और ये 15। तो ये उसने इसके ट्रूथ बनाए हुए हैं जो कि हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हमने फिलहाल इसको ऐसे ही, नंबर मुझे इरेज कर लेने दीजिए। तो ये ग्रुप्स हैं आपके पास, ठीक है। ये हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें एक्सक्यूज मी, यहाँ पर देखिए ग्रुप्स जो हैं वो फॉर्म्ड है ऑलरेडी। इन ग्रुप्स को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये 4 जीरोस हैं, 4 जीरोस का ट्रूथ देख लें, क्योंकि हमने 4 का ब्लॉक बनाया है। 2 वेरिएबल्स एलिमिनेट होने चाहिए। एक वेरिएबल जिनमें कंप्लीटली डिफाइंड है वो ये है, विच इज ए। दूसरा वेरिएबल जो कंप्लीटली डिफाइंड है दैट इज सी। तो ये क्या होगा, ए है इस टर्म का हिस्सा और सी, लेकिन क्योंकि दोनों का ट्रूथ 1 है लिहाजा ए प्राइम प्लस सी प्राइम। तो ये टर्म जो है ये क्या होगी, ये होगी ए प्राइम प्लस सी प्राइम। इसी तरह ये 4 का ब्लॉक है, इसको हम देखते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है वो ये पूरे सी डी जीरो जो है, सी डी 00 वो इसको ये पूरी तरह डिफाइन कर रहा है। तो उसको हम अगर देखें तो सी भी 0 है, डी भी 0 है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट सी प्लस डी, नॉट प्राइम्ड, क्योंकि इसका ट्रूथ जो है वो 0 है। इसी तरह ये तीसरा ग्रुप जो है स्मॉलर ग्रुप, इसमें ए 0 है, बी 0 है और सी भी 0 है, तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो मेरे मेरे ख्याल में तो इसमें कोई इतनी वो नहीं है, ये टोटली उसकी डुअलिटी है सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स की। जी, ड्रॉ द के मैप एंड गिव द मिनिमाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ सम लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। 3 वेरिएबल का के मैप है आपका। तीन वेरिएबल हैं तो 8 होंगे। A B will be here and C will be here. 0 0 0 1 1 1 and 1 0, ठीक है, and 0 and 1। जी, तो ये आपकी टर्म नंबर 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो वो कहता है कि आपके पास आपने प्रोडक्ट ऑफ सम यूज करना है, तो मल्टीपल किन का है,
ये है जी टर्म नंबर 0 का, पुट अ 0 here, टर्म नंबर 2 का, पुट अ 0 here. जी, put a 0 here. Term number 3 का, put a 0 in 3. Then term number 5 का, put a 0 here. Then also 6 का, because 5 to 7 है, put a 0 here and a 0 here. Yeah. ये आपके पास आ रहा है। अब हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं। इसकी ग्रुपिंग में मुझे जो बेहतर नजर आ रही है, एक तो ये है, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्योंकि कवर कंप्लीटली करना है, ये है और ये, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी 1 था और इस ब्लॉक का भी ट्रूथ। हाँ जी, अब ये जो सेंटर में है, इसको देख के बताइए व्हाट इज दिस। जब आप 4 का ब्लॉक करते हैं तो आप कितने वेरिएबल्स एलिमिनेट करते हैं? 2. तो ये क्या होगा सर? बी प्राइम बी प्राइम। सिंपली क्योंकि बी का ट्रूथ टोटली 1 इसमें कवर है। ए 0 भी हो गया, 1 भी हो गया, सी 0 भी हो गया, 1 भी हो गया, वी आर ऑल सेट। अच्छा जी, उसके बाद ये जो बॉटम पे 2 का ग्रुप बना हुआ है, इसका बताइए। ए प्राइम सी प्राइम। ठीक है जी जी बेटा, आपकी बात समझ नहीं आती मुझे, इतना अफसोस होता है। आई होप कि आपका कोई क्वेश्चन ना हो जी। ए प्राइम प्लस सी प्राइम, उसके बाद ये जो ऊपर है 2 का ब्लॉक डिफाइन हुआ हुआ, इस पे रोशनी डालें। A plus C. क्योंकि ए 0 है और सी भी 0 है, ए प्लस सी, ठीक है। सो दिस वाज अ सिंपल के मींस के मैप ग्रुपिंग ऑफ 3 वेरिएबल्स, जिसमें कि हमने प्रोडक्ट ऑफ सम के जरिए इसको डिफाइन कर लिया। ओके उसके बाद ना बास फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें कंडीशंस होती हैं जिनको हम कहते हैं डोंट केयर कंडीशंस। Don't care condition. In digital systems, it often happens that some input conditions can never happen. An input combination that can never happen is referred to as a don't care condition. ये जो डोंट केयर कंडीशन है ना, इसमें आपको सिंपल बात कहूँ कि ये मेरी रिक्वायरमेंट के लिहाज से आता है। ये जो यूजर की रिक्वायरमेंट है ना, वहां से आती है डोंट केयर। जैसे वैसे तो बाकी भी ट्रूथ टेबल वहीं से आता है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि यूजर जो है वो हमें पूरा कंप्लीट ट्रूथ हर चीज का बताए कि मुझे इस चीज के लिए आउटपुट 1 चाहिए, इस कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट 0 चाहिए। बाज इनपुट कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं व्हिच आर नेवर गोइंग टू हैपन। तो हमें कोई परवाह नहीं होती कि आउटपुट कंडीशन उस हालत में क्या है, उसको कहते हैं कि क्या डोंट केयर। As a circuit is designed, a don't care condition can be ignored. That is, the output for that condition can be treated as a 0 or a 1 in the truth table. A function that has don't care conditions is said to be incompletely specified. ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस जिसमें कि हमें कोई बाज इनपुट के फंक्शंस ऐसे हैं जो आते ही नहीं है, जैसे ये देखिए इसने ट्रूथ टेबल बनाया हुआ है, तो उसमें हम हमें फायदा एडवांटेज एक लिहाज से होता है। एडवांटेज ये होता है कि आपके पास यहाँ पे आप इस डी जो लिखा हुआ है विच इज अ डोंट केयर कंडीशन, चाहे तो इसको आप अपने ट्रूथ में 1 में शामिल कर लें और चाहे तो आप इसको अपने ट्रूथ में 0 में शामिल कर लें। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, वो कहता है assume for a 3 variable function f x y z that the input combination x y 0 1 never occurs। कि आपके पास x y 0 1 जो है ये कभी ऐसी सिचुएशन आएगी ही नहीं कि x 0 हो और y जो है वो 1 हो। तो z चाहे उस हालत में 0 हो या z उस हालत में 1 हो, वी डोंट केयर। ठीक है, समझ आई आपको कि ये कॉम्बिनेशन आना ही नहीं है। अदरवाइज द फंक्शन इज दिस। तो अदरवाइज फंक्शन हमें जो है वो डिफाइन कर दिया। तो आप चाहें तो जिस वक्त आप इसको सम ऑफ प्रोडक्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं उस वक्त बेशक इसको 1 बना लें, और जब आप इसको प्रोडक्ट ऑफ सम्स में इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेशक इसको 0 बना लें, बेशक इसको प्रोडक्ट ऑफ सम्स में भी 1 ही रहने दें ताकि ये जो आपकी प्रोडक्ट ऑफ सम्स सिंप्लीफाइड हो जाए। तो डोंट केयर कंडीशंस को इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि जिससे भी मेरी सिंप्लीफिकेशन के मैप के ऊपर ग्रुप बड़े से बड़ा हो जाए। यानी आप डोंट केयर को अपने ग्रुप का हिस्सा बना सकते हैं अगर उससे आपका ग्रुप जो है उसकी साइज इंक्रीज होता है और आपके फंक्शन की सिंप्लिसिटी जो है वो
बेहतर हो जाती है। तो हम कहते हैं कि उस हालत में इस डोंट केयर को ग्रुप का हिस्सा बना लो। ठीक है, लेट्स से ये देखिए, अब ये दो डोंट केयर कंडीशंस हैं और आपने इसको सम ऑफ प्रोडक्ट में इस्तेमाल करना है। तो मैं इसको वन भी कह सकती हूँ, मैं कहती हूँ वन है वन है, लेकिन उसका मुझे फायदा क्या होगा सम ऑफ प्रोडक्ट? कोई फायदा नहीं होगा। मैं 6 का ग्रुप तो नहीं बना सकती ना, मैं ये तो नहीं फॉर्म कर सकती कि सामने वाला यहाँ 6 का ग्रुप बना लो कि जी ये ग्रुप बन जाए, तो बेतुकी हरकत है ना। ये तो हो ही नहीं सकता 6 का ग्रुप। ग्रुप तो या 2 का होगा या 4 का होगा या 8 का होगा। तो ऐसी हालत में बेहतर है कि मैं अपनी डोंट केयर कंडीशंस को कहूंगी ये जीरो ही है, तो जीरो रहने दो। हाँ, लेकिन अगर मैं इसी फंक्शन को कर रही हूँ इम्प्लीमेंट और यहाँ पर मैं इसको कर रही हूँ प्रोडक्ट, सॉरी क्या उसको कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम के तरीके से, तो फिर ये जो देखिए जो राइट पे बना है, बेहतर है कि मैं ये कहूँ कि डोंट केयर को जीरो समझ लो और उसको जीरो साथ कंबाइन कर लो। इसका मुझे फायदा क्या हुआ? उसका मुझे फायदा हुआ कि मेरा फंक्शन ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया। अगर मैं ये ना करती तो मेरा फंक्शन होना था एक्स प्राइम प्लस वाई प्राइम, ठीक है, और इनको शामिल करके मेरा फंक्शन जो है वो सिर्फ क्या रह गया, वाई प्राइम। तो इससे कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो गई। तो डोंट केयर कंडीशन का मुझे फायदा क्या हुआ कि मैं कॉस्ट डिक्रीज करने में मुझे फायदा हो गया। अगर तो आपकी डोंट केयर कंडीशन को ट्रूथ बनाने से आपकी कॉस्ट डिक्रीज होती है तो जरूर उसका जो भी ट्रूथ बनाने से कॉस्ट डिक्रीज होती है आप उसका वही ट्रूथ ले लें, बिकॉज दोज कंडीशंस आर नॉट गोइंग टू अपीयर। चले जी, minimum sum of product form. Choose a min term which is not yet covered. Don't consider don't cares for all adjacent ones and don't cares check the n adjacent cells for an n variable k map if a single term covers the ones. ये basically algorithm लिखा हुआ है जो हम करते रहे, ठीक है। इसके बाद आपके पास आते हैं multiple output steps. In all previous examples, we have considered only single output functions. हमारा जो input थे वो 3, 4, 5 थे, लेकिन output जो है वो हमारे पास सिर्फ एक था. In practice, these functions may be part of some larger circuit that has many such functions. यानी आप inputs तो वही है, लेकिन उन 3 inputs के लिए आप output के functions बहुत से define कर सकते हैं. Circuits that implement these functions may be combined into a less costly single circuit. इस इतने वो मतलब उसका ये है कि जब हम एक लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हैं ना, तो हम उसका तरीका ये होता है हमारे डिजिटल सर्किट का कि बजाय इसके कि हम पूरे सर्किट की नेट आउटपुट या एक बड़ा सारा ट्रूथ टेबल बनाएं, हम सर्किट को सब ब्लॉक्स में डिफाइन करते हैं और हर ब्लॉक का अपना ट्रूथ जो है वो फंक्शनल फॉर्म में डिफाइन करते हैं और फिर उन फंक्शंस को हम कंबाइन करके आउटपुट डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास लेट्स से सॉरी ये जैसे आपके पास दो फंक्शंस वही सेम आउटपुट्स थी, लेकिन उनके लिए जो है और वो देखें आपका ट्रूथ टेबल भी एग्जैक्टली वही है जो पहले था, लेकिन उस ट्रूथ टेबल के लिहाज से आपके जो फंक्शंस आपने डिफाइन किए हैं, ये देखिए इसका ट्रूथ, इस पहले फंक्शन का ट्रूथ ये था, ये उसका ट्रूथ है। इसमें देखिए ये 1 यहाँ पर है बाकी ब्लॉक्स को हमने डिफाइन नहीं किया क्योंकि मेरे इस फंक्शन का ट्रूथ ये था, ठीक है। तो ये जो सॉरी मेरे इस फंक्शन का ट्रूथ ये है, ठीक है। तो ये उसका अगर मेरे पास ट्रूथ है तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके और मैंने ये इस फंक्शन को डिफाइन कर लिया। जो उन्हीं वेरिएबल्स के लिए a b c और d के लिए ये सेकंड फंक्शन f2 जो था उसका ट्रूथ ये था, यानी ये 1 जो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है इस सेकंड फंक्शन में, ये यहाँ पे आप इसको कह लें कि ये डोंट केयर है या जो कुछ भी है, इट इज नॉट गोइंग टू अपीयर, मुझे ये ट्रूथ चाहिए इसके लिए। तो उन्हीं वेरिएबल्स के लिए मैंने सेकंड में ये ट्रूथ डिफाइन कर लिया। ये आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बात समझ आ जाएगी जब हम यहाँ पर इसकी आउटपुट की इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। तो यही हमारे पास इनपुट्स थी, उन्हीं इनपुट्स के जरिए हमने एक ये फंक्शन डिफाइन किया f1 और एक ये फंक्शन डिफाइन किया f2। और जब आप कॉस्ट की बात करेंगे तो आपके पास 1 2 3 4 5 गेट्स आ रहे हैं और आपके पास टोटल जो है वो इनपुट्स कितनी आ रही हैं, 3 इनपुट्स और 2 इनपुट्स 5 और 2 7 and 3 10 and 3 13 and 3 16। तो आपके पास 16 इनपुट्स में आपने इस चीज को टोटली डिफाइन कर लिया। इसका एडवांटेज एक्सक्यूज मी, इसका एडवांटेज ये है कि मेरे पास यहाँ तक
इनपुट्स को मैं सिंप्लीफाई करने में कामयाब हो गई, जितने एंड गेट्स लगे हुए थे उनकी फॉर्म में। अगर ये एंड गेट्स जो है ये मैं बार बार लगाती हूँ तो मेरे सर्किट की कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती थी। वही सिग्नल्स हमने पिक किए और उन सिग्नल्स को एक डिफरेंट तरीके से हमने कंबाइन करके ये F2 जो है उसको डिफाइन कर लिया। ये आपके लॉजिक में ये काम बहुत किया जाता है, बार बार किया जाता है। मकसद सिर्फ ये होता है कि आपके दोनों गेट्स की डिफरेंट है। लेट्स से कि अगर मैं आपको कहूँ सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए आप F1 लिखें, बताना मकसद ये कि होगा कैसे। F1 इज इक्वल टू सिग्मा M, और ये पहली टर्म क्या है 0 1 2 3, तो 2 है, 3 है, इसी तरह 4 5 6 7, 4 5 6 7 और उसके बाद 8 भी है और 9 भी है, यानी 4 to 9, और फिर आपके पास 10 11 और फिर 12 to 12 and 13। ठीक है, तो ये फंक्शन मैं ऐसे डिफाइन करूंगी, और जब ये दूसरा फंक्शन डिफाइन करूंगी F2, तो उसका जो ट्रूथ है वो डिफरेंट होगा। ये M यहाँ की जगह इधर चला गया, ये वाला 1, इसको आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे जो दूसरे का है, और देन यू विल बी एबल टू। तो वेरिएबल्स आपके वही होते हैं लेकिन आपके फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। आप ये 2 फंक्शंस डिफाइन थे इन्हीं वेरिएबल्स के अपॉन 3 फंक्शंस भी डिफाइन हो सकते हैं। उसका हो सकता है कि कुछ और एक्सप्रेशन हो, आप उसी लिहाज से उसको के मैप के जरिए सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके उसकी इम्प्लीमेंटेशन बना लेंगे। इम्प्लीमेंटेशन का फायदा क्या है मैं दोबारा बता दूं कि ये देखें, जैसे ये टर्म ए सी प्राइम है तो वो दूसरे में भी ए सी प्राइम इस्तेमाल हो रही है। एक टर्म ए प्राइम सी है, दूसरे में भी ए प्राइम सी इस्तेमाल हो रही है। सिर्फ तीसरी टर्म है जिसका दोनों में फर्क है, उसमें बी सी प्राइम डी इस्तेमाल हो रही है और उसमें बी सी डी इस्तेमाल हो रही है। तो आपको फायदा क्या है कि बजाय इसके कि आप सेपरेटली इस्तेमाल करते और 6 गेट्स लगाते ये 3 प्रोडक्ट टर्म्स के लिए, आप 4 गेट्स की मदद से ये 6 प्रोडक्ट टर्म्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको एडवांटेज है इसका, जो कि यहाँ पे सर्किट की फॉर्म में जरा ज्यादा क्लियर तरीके से दिखाई दे रहा है। जी 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 बताएं। मैम ये दोनों अलग अलग अपने अपने आउटपुट देंगे, मतलब अलग अलग चलेंगे दोनों फंक्शंस? हाँ बिल्कुल, हो सकता है ये आप कहीं और इस्तेमाल कर रहे हो, वो सर्किट के किसी और पार्ट का हिस्सा हो, दिस गोज समवेयर एल्स, दिस गोज समवेयर एल्स। वो कुछ से ये ना कि ट्रूथ, उनका ट्रूथ मेंटेन होता रहे। दे डोंट रियली, उसमें नहीं है कि आप क्या वायर्स वही इस्तेमाल हो रही थी या नहीं हो रही थी। F1 का ट्रूथ अगर मेंटेन्ड है तो ठीक है, F2 का भी मेंटेन। इसी तरह अगर हम इस मल्टीपल आउटपुट की एग्जांपल देख लें तो हमारे पास ये 2 वेरिएबल्स हैं A B C और D और 2 फंक्शंस हैं आपके पास। वो कहता है इन दिस केस द मिनिमम कंबाइंड सर्किट वाज डिराइव्ड फ्रॉम द मिनिमम सर्किट फॉर ईच फंक्शन F1 एंड F2। ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं है कि आप एक ही फंक्शन से डिफाइन कर सकें, हो सकता है कि डिफरेंट हो। जैसे कि मैं यहाँ पे आप कह रही थी ना कि हमने इस यहाँ तक का काम इकट्ठा ही रहा और फिर आगे से डिफाइन कर लिया, तो जरूरी नहीं है कि ये हर जगह पॉसिबल हो। आपको बाज़ यहीं से शुरू से ही सेपरेट करना पड़ता है, तो वो इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल, लेकिन होंगे ये दोनों अपने अपना काम कर रहे हैं। ठीक है सर, अब ये आपके पास है, लेट्स से ये F3 का ट्रूथ, दो उन्हीं वेरिएबल्स A B C D के ऊपर 2 फंक्शंस और डिफाइन हो गए, F3 और F4। F3 का ट्रूथ ये है जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, F4 का ट्रूथ ये है जो आपको यहाँ नजर आ रहा है। अगर मैं F3 का ट्रूथ जो है उसको लिखूं तो F3 इज इक्वल टू 4 के 2 ब्लॉक्स हैं तो 2 वेरिएबल्स यहाँ पे हो रहे हैं मेरे पास एलिमिनेट। और इसमें अगर मैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स में हम लिख लेते हैं, आपकी मर्जी, सम ऑफ प्रोडक्ट्स में लिखेंगे इनके 1 है, जीरोस के ज्यादा मुझे ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं तो सम ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा फीजेबल है। तो ये जो है इसमें आपके पास हो जाएगा A इज 0 A प्राइम, और ये रेड वाला जो बड़ा ब्लॉक है उसकी बात कर रही हूँ A प्राइम D, प्लस ब्लैक कलर का ब्लॉक है उसको अगर मैं देख लूं तो वो है जी BD। ठीक है, और ये जो रेड वाला ये ब्लॉक है इसको मैं देखूं तो दिस इज इक्वल टू
A प्राइम B C। इसी तरह ये जो दूसरा है मेरे पास F4, इसको अगर मैं डिफाइन करती हूँ तो इसमें जो मेरे पास बड़ा वाला रेड कलर का ब्लॉक है उसको मैं देखूं तो वो है B प्राइम D। ब्लैक कलर का जो ब्लॉक है उसको मैं देखूं तो दैट इज A B प्लस ये जो है ये मेरे पास सिंगल ब्लॉक, अभी बात हो रही थी कि अगर वन जो है वो स्टैंड अलोन हो तो ये इसका प्राइम इम्प्लीकेंट है क्योंकि ये किसी और के साथ नहीं होता और कवर के लिए जरूरी है कि हम इसे इस्तेमाल करें। दिस इज इक्वल टू A प्राइम B D प्राइम। ऑलराइट, तो ये आपके पास F3 और F4 की फंक्शनल फॉर्म आ जाएगी। अच्छा, अब उसने क्या किया, अब उसने सेकंड काम ये किया है कि उसने कहा अच्छा ठीक है, अब अगर आप इनको जो है ये देखें, ये हमारे पास फंक्शंस थे, ये हमने डिफाइन किया। अब हम इसमें चाहते हैं कि सिमिलर ग्रुप्स डिफाइन करें। सिमिलर ग्रुप्स का हमें फायदा क्या होगा कि हम जितने नंबर ऑफ इनपुट्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो मुझे फायदा है कि मैं ये बड़ा ब्लॉक बनाऊं, है ना, और यहाँ पर भी ये बड़ा ब्लॉक बन सकता है, लेकिन ये दोनों बड़े ब्लॉक एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो उसका तरीका ये है कि आप सिमिलर ब्लॉक्स दोनों में जितने भी डिफाइन कर सकते हैं उतने डिफाइन कर दें। मैम ये पिंक और ब्लैक इस वजह से आ रहे हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेट्स की वजह से? नहीं नहीं नहीं, कोई एसेंशियल और नॉन एसेंशियल की वजह से नहीं आ रहे, ये इस तरह से आ रहे हैं कि ये ब्लैक दोनों में एक जैसे ही और पिंक दोनों में डिफरेंट है। F3 और F4 में ब्लैक जो है वो दे आर एग्जैक्टली द सेम। और ये देखें यहाँ पे, अब आप जो पीछे मैंने इम्प्लीमेंटेशन की थी ना उसमें ये ब्लैक देखें, ये जो है ये आपके पास आई डोंट नो, इसने वैसे ही मेरे में सेपरेट करने के लिए बनाया है डायग्राम किसी ऐसी जगह से। पर यहाँ पे इस पिक्चर में फायदा है कि ब्लैक जो है ये देखें दोनों में सेम है और रेड जो है वो डिफरेंट है। तो उसका मुझे फायदा क्या है, अगर मैं इसको इस तरीके से ऑप्टिमल तरीके से रियलाइज करूं तो फिर मैं सेम गेट्स जो है वो इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये जो गेट इम्प्लीमेंट होगा वो इसमें भी इस्तेमाल हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, ये जो गेट इम्प्लीमेंटेशन होगी वो इसमें भी हो जाएगी और इसमें भी हो जाएगी। तो ये मुझे इसका फायदा है। पीछे अगर हम आए ना तो ये सारे ग्रुप्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं इन दोनों में। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे एक 4 इनपुट का पहले एंड गेट चाहिए होगा इस रेड बड़े वाले ब्लॉक को इम्प्लीमेंट करने के लिए, फिर एक 4 इनपुट का एंड गेट चाहिए होगा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, फिर मुझे एक 2 इनपुट का एंड गेट चाहिए होगा इस रेड वाले को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और जब मैं इस पे आऊंगी तो मैं उनमें से कोई सा भी गेट इस्तेमाल नहीं कर सकूंगी क्योंकि सारे ग्रुप्स उन ग्रुप से डिफरेंट हैं जो कि F3 के लिए बनाए गए थे। ऑप्टिमल का फायदा ये हुआ कि जो ये नीचे सिंगल ब्लॉक का, हालांकि मेरी इनपुट्स 4 हो जाएंगी इस गेट के लिए, ये जो ये वन अकेला स्टैंड अलोन है इसमें 4 इनपुट का एंड गेट है, लेकिन मुझे फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि यही गेट F3 के लिए इस्तेमाल हो जाएगा और यही गेट F4 के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। इसी तरह दूसरा जो ब्लैक कलर का ग्रुप बना हुआ है इसमें ये वर्टिकल वाला 2 एलिमेंट्स का, ये F3 के लिए भी यूज हो जाएगा और F4 के लिए भी यूज हो जाएगा। तो सिर्फ एक 4 इनपुट एंड गेट F3 के लिए डिफरेंट है, एक 4 इनपुट एंड गेट के लिए जो कि मैं F4 के लिए यूज करूंगी। तो उसका फायदा क्या है कि कॉस्ट मिनिमाइजेशन हो जाएगी। उसमें आप इस सर्किट को अगर जी जी बताएं मैम, अगर ये जो हमने 4 वाले बनाए हुए हैं इनको भी अगर 2 वाले में कर लें तो ये फर्स्ट 1 वाले फिर सेम नहीं हो जाएंगे दोनों के? तो नंबर ऑफ गेट्स नहीं बढ़ जाएंगे आपके पास? मैम बढ़ तो जाएंगे लेकिन इधर से जब सेम होगा तो सेम नहीं हो जाएगा दोनों के लिए, एक एक इनपुट्स बढ़ जाएंगे। आप कह रहे हो ना, मतलब व्हाट यू आर सेइंग इज कि ये ग्रुप मैं अलग डिफाइन कर लूं दोनों यस में, मैम। ये ग्रुप अलग डिफाइन कर लूं, ठीक है, ये ग्रुप अलग डिफाइन कर लूं और ये ग्रुप अलग डिफाइन कर लूं, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। ये ना यस मैम, वो ऑप्टिमम दो नहीं है। कॉमन आ हाँ, इसमें ऑप्टिमाइजेशन का मसला ये है कि ये अब 4 की बजाय 2 ग्रुप है। इसका मतलब है 2 वेरिएबल एलिमिनेट होंगे, सॉरी सिंगल वेरिएबल एलिमिनेट होगा, तो ये एक तो गेट बढ़ गया, एक गेट मुझे और लगाना पड़ा,
और अब जो एक गेट मैं लगा रही हूँ फालतू गेट, वो हर 3 इनपुट का गेट है। यस तो जो कॉस्ट की हम बात कर रहे थे ना कि कॉस्ट में नंबर ऑफ गेट्स भी कम करो और नंबर ऑफ इनपुट्स भी आपके पास टोटल जो इस्तेमाल होती है वो डिक्रीज होनी चाहिए, तो उस लिहाज से ऑप्टिमाइज नहीं होगा। ओके मैम। ठीक है, दैट्स द रीजन। आप जरूर बना के देखिए, लॉजिक आपकी भी काम करेगी, इट विल वर्क परफेक्टली। लेकिन आप जितने ज्यादा गेट्स लगाते चले जाते हैं ना, सर्किट में डिलेज आने शुरू हो जाते हैं। We really don't want to do that. मैम ये प्राइम इम्प्लीकेंट्स वाला थोड़ा सा एक दफा रिवाइज कर दें बस। जरूर वापस चले टाइम। देखिए आपके पास जितने पॉसिबल आप बना सकते हैं ना वंस के कॉम्बिनेशंस, वो प्राइम इम्प्लीकेंट्स कहलाते हैं। यानी ये नहीं कि आप एक ही चीज को, एक कवर ग्रुप को दोबारा, ठहरे मैं आपको समझाती हूँ। erase कर लूं। अच्छा, ये देखो, ये जो है ना, ये मेरे पास एक ग्रुप बन रहा है बड़ा अच्छा, बड़ा सा। अब ये नहीं कि मैं इस ग्रुप के आगे ये दो मजीद ग्रुप बना दूं और मैं कहूँ जी ये इसके प्राइम इम्प्लीकेंट हैं दोनों, नहीं, ये प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी ग्रुप का हिस्सा थे। ये चारों, ये दोनों वंस जो मैं नए बनाऊंगी वो इसमें मैं ऐसे नहीं बना सकती, क्योंकि ऑलरेडी इस ग्रुप में शामिल हो गए। तो बड़े से बड़े जितने ग्रुप्स आप बना सकते हैं, जिसमें कि आप ऐसे भी वंस इंक्लूड कर सकते हैं जिनमें से कुछ, जैसे ये मैंने बनाया, ये अब इसका प्राइम इम्प्लीकेंट है। इसी तरह ये मैंने बनाया, ये प्राइम इम्प्लीकेंट है। ये मैंने बनाया, ये इसका प्राइम इम्प्लीकेंट है। ये मैं नहीं बनाऊंगी ये, क्योंकि ये दोनों वंस ऑलरेडी किसी ना किसी ग्रुप का हिस्सा हैं। सही है मैम। मैम ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में यही फर्क है, जो आपने लास्ट ग्रुप बनाया ये नॉन एसेंशियल है, और जो मतलब यानी कि एग्जैक्टली जिसके बगैर मेरी मिनिमम टर्म्स बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन हो सके, कोई जरूरत नहीं होती है। तो वो आप प्राइम इम्प्लीकेंट्स, हाँ, प्राइम इम्प्लीकेंट्स का फायदा ये होता है कि हम हर पॉसिबल ग्रुपिंग कर लेते हैं। एडवांटेज है इसका, इसका एक एडवांटेज ये है कि आप हर पॉसिबल ग्रुपिंग जो है वो कर लेते हो। पॉसिबल ग्रुपिंग करने के बाद एक तो पहले आपको तसल्ली हो जाती है कि भाई मेरा कोई भी वन सम ऑफ प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट ऑफ सम में कोई भी जीरो जो है वो अनकवर्ड नहीं रह गया। यू हैव टू कवर द होल फंक्शन, कोई वन अनकवर्ड ना रह जाए सम ऑफ प्रोडक्ट। एक तो मैंने इस तरह से ये प्राइम इम्प्लीकेंट्स बना लिए, मेरा कोई वन अनकवर्ड नहीं रह गया। लेकिन फिर अब मैंने इसमें से वो वाले इम्प्लीकेंट्स हटाने हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है, जिनके बगैर भी मेरा कोई वन अनकवर्ड नहीं रह जाएगा, जैसे ये। तो ये मेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म। प्राइम इम्प्लीकेंट का ना ये एडवांटेज होता है, आप हर पॉसिबल ग्रुप जो बड़े से बड़ा बनता है वो बना लेते हो मैप के ऊपर, और फिर उसमें से वो ग्रुप्स रिमूव कर देते हो जिनकी जरूरत नहीं होती। यस मैम क्लियर हो गया। चलें जी, तो ये हमारा काम जो है ये हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको हमने 2 चैप्टर्स किए हैं, और इन 2 चैप्टर्स में से मैं आपको ये क्वेश्चंस स्पेसिफाई करूंगी असाइनमेंट में। एक बात प्लीज समझ लें, इस दफा असाइनमेंट्स और क्विजेस की वेटेज ज्यादा है। मुझे नहीं पता कितनी ज्यादा है, लेकिन काफी ज्यादा है। सो प्लीज ये असाइनमेंट्स ना छापा ना हो, और मैं असाइनमेंट जो है ना वो खोल के देखती होती हूँ। तो प्लीज असाइनमेंट जो है ना वो खुद से करने की कोशिश करना, आपको फायदा रहेगा। ठीक है, क्विज भी खुद से कीजिएगा, मैंने भी देखे नहीं आपके क्विजेस, लेट मी चेक तो उसमें क्या हो रहा है। इंशाल्लाह वीकेंड पे बैठ के देखेंगे, और असाइनमेंट भी जो है वो खुद से करेंगे। ये 2 चैप्टर्स की इंशाल्लाह आपको असाइनमेंट इस वीकेंड तक मैं दे दूंगी, कल तक। और वो फिर आप लोग उसके लिए कितना टाइम चाहिए आपको असाइनमेंट करने के लिए? 2 दिन। 2 दिन? नेक्स्ट क्लास तक। यस मैम, 2 दिन काफी है मेरे ख्याल से। चलें ठीक है, मैं आपको ना वीकेंड पे दूंगी। जी बेटा जरा ऊंची बात करो प्लीज, मैं आपकी बात समझना चाह रही हूँ, क्या कह रही है? हाँ जी दूंगी, बिल्कुल। ये प्रैक्टिकल बात है, 1 वीक दूंगी। अगर इस आपको वीकेंड पे मैं असाइनमेंट देती हूँ, तो उस असाइनमेंट के लिए आपके पास 10 दिन होंगे, यानी फ्राइडे को आपको मिलेगी और नेक्स्ट मंडे को आपको सबमिट करनी पड़ेगी। क्या समझ आ गई? यानी फ्राइडे के बाद जो कमिंग मंडे आएगा उस पे नहीं, बल्कि उससे नेक्स्ट मंडे पे। यू आर गोइंग टू हैव 10 डेज टू डू इट। क्योंकि मैं जब दे दूंगी ना, तो फिर मुझे आप देखिएगा कि 10 डेज में भी मैसेजेस आएंगे कि जरा टाइम एक्सटेंड कर।
सो जो जल्दी सबमिट कर लेता है वो कर दे और जान छुड़ा ले, ऑफ कोर्स दैट्स ऑल फॉर द बेटर। हर्ज नहीं कि है। मैम ये मैं होता जरा है ना कि आपको अगर असाइनमेंट के 10 दिन भी मिले ना जी तो करनी हमने लास्ट ईयर ही होती है, तो वो डिपेंड नहीं करता, मतलब अगर ज्यादा टाइम देते तो भी फर्क नहीं पड़ता, कम दे दें तो भी फर्क नहीं सही पड़ता, सही, मतलब वो ये आखिर टाइम बात पे तो करनी आपकी है। बिल्कुल ठीक। हाँ लेकिन बिल्कुल सही। रिलेशन लास्ट ऑफ मिनट माइंड कि हमने बाकी सब काम भी करने होते हैं, तो 2 दिन में बंदा वैसे ही वो फिर टेंशन लेके ही काम नहीं होता, कि सिर्फ 2 दिन अच्छा, होते वैसे हैं मैं एक बात बताऊं आपको अस्मत, टेंशन लिए बगैर ना तो काम नहीं होता, ये तो एक फंडामेंटल ट्रूथ है। अगर ये जो बात है ना कि 2 दिन में या 5 दिन में, अगर आपको 2 दिन में भी 4 असाइनमेंट्स मिल जाएंगी ना तो आप चारों की चारों कर लोगी बहुत अच्छे तरीके से। हाँ ये जरूर है यस कि मैम। शायद तुम्हें रात को नींद ना आए एंड यू विल हैव टू स्टे अप। तो मैं अभी तो शुरू सेमेस्टर है, मैं अभी आप लोगों को इस तरह की टेंशन देना नहीं चाहती, वैसे मुझे टेंशन देना पसंद है, तो वैसे मैम इंशाल्लाह स्ट्रेस आपके पास मैनेजमेंट 10 इससे अच्छी दिन होगी हमारी। अच्छी बात है। मैं बताऊं, ये एक बहुत अच्छी बात है। जी जी जी। जी मैम आप अच्छा, बोलिए। मैं ये कह रही थी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट भी जो है ना ये लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा होता है। हर चीज में ना सहूलतें नहीं मांगते, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ जो है ना वो सहूलतें नहीं देती। तो इफ यू आर इन अ प्रोफेशनल कॉलेज तो जरूर कोशिश करो कि डेडलाइंस को मीट करो। व्हाई नॉट? इफ आई एम यंग एंड आई एम हेल्दी एंड आई एम एबल टू डू समथिंग और मुझे किताब पढ़नी आती है, मैं तो सबसे बड़ी बात ये कहती हूँ कि अगर आप किताब से पढ़ें तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि आपको समझ नहीं। जो नोट्स का एक हमें मसला हो गया ना, उसने हमें बहुत खराब किया है। सो गो टू द बुक, you will always find an answer over there and you will be able to solve any problem that is given to you. अभी फिलहाल तो मैं आपको इस असाइनमेंट के लिए 10 दिन दूंगी, आप इसको तो सभी से 10 दिन में कर लें। लेकिन मैं आपको कहूंगी यही कि इसको प्लीज खुद से करें, ताकि लॉजिक तो मुझे तो सब्जेक्ट बहुत आसान लगता है, इट्स वेरी इजी। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि आपको कंफ्यूज करे। सो गुड लक विद एवरीथिंग। अगर कोई और क्वेश्चन है तो बताइए। मैंने अटेंडेंस आपकी ले ली है, उसके मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं। ठीक है, ओके देन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया, आप लोग आए इंशाल्लाह।